हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी IQ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सेल यानी कोशिका। और कोशिका का दोस्तों ये थर्ड पार्ट है, यानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट इससे पहले हमारे हो चुके हैं, यानी 2 लेक्चर ऑलरेडी इसके ऊपर हो चुके हैं। आज का थर्ड हमारा लेक्चर होने वाला है। पहले लेक्चर में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में अच्छे से डिटेल से समझा था, इसकी हिस्ट्री के बारे में हमने देखा था, जो सेल थ्योरी के बारे में इसको हमने समझा था फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में दोस्तों हमने देखा था कि सेल्स को कौन कौन से टाइप्स होते हैं और सेल्स को किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। तो दोस्तों ये दोनों पार्ट आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको ये आज का हमारा थर्ड पार्ट आपको क्लियर हो सकेगा, क्योंकि हम बहुत डिटेल से यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। और सेल एक बहुत बड़ा यहाँ पे टॉपिक है, और जिस तरह से इससे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, छोटी छोटी जो पॉइंट के हिसाब से वो बहुत सारे बनते हैं। ये इसलिए यहाँ हम इसको बहुत डिटेल से सिंपल वे में हम समझने की कोशिश करेंगे। और आज के जो लेक्चर में हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। साथ ही जो यूकैरियोटिक सेल्स में आपका एनिमल सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, साथ ही दोस्तों प्लांट सेल में आपका क्या क्या प्रेजेंट होता है। और जो छोटे छोटे जो पॉइंट रहेंगे एग्जाम के में जो पूछे जाते हैं उनको हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही दोस्तों आज हम इसमें समझेंगे कि सेल वॉल क्या होती है, इसमें जो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल वॉल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, साथ ही दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, और राइबोसोम, सेंट्रोसोम क्या होते हैं, और इनके डिस्कवरी के बारे में भी समझेंगे। और इनके जो मेन जो फंक्शन होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं उनके बारे में आज हम डिटेल से समझेंगे। तो हमने दोस्तों जो पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि सेल 2 टाइप्स की होती है दोस्तों, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है दोस्तों यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स का आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। 2 यहाँ पे सेल के बारे में हमने बताया, एक माइकोप्लाज्मा की, जो सबसे अगर छोटी सेल्स की बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में, वो माइकोप्लाज्मा की होती है दोस्तों। माइकोप्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट सेल होती है दोस्तों, और इससे क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि इससे कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन इस सेल से पूछे जाते हैं। ये छोटी सी सेल है, इसके चारों ओर दोस्तों सेल मेम्ब्रेन से यहाँ पे ये कवर्ड होती है, और इसमें जो क्रोमैटिक जो मटेरियल दोस्तों इसमें सेल जो बिखरा होता है साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में क्रोमैटिन मटेरियल इसमें बिखरा होता है, लेकिन दोस्तों इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, यानी इसमें जो न्यूक्लियस होता है विकसित नहीं होता है, यानी एब्सेंट होता है। ये आपको याद रखना है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम प्राथमिक सेल के नाम से या फर्स्ट सेल के नाम से भी हम जानते हैं। और इसमें जो माइकोप्लाज्मा की अगर हम सेल की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, माइकोप्लाज्मा से जो क्वेश्चन बनता है कि इसमें दोस्तों सेल जो वॉल होती है, जो सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो माइकोप्लाज्मा की सेल होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है या एब्सेंट होती है। तो आपको याद रखना है कि सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है, सिर्फ इसमें दोस्तों सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म में एक क्रोमैटिक जो मटेरियल यानी जो DNA प्रेजेंट होता है दोस्तों, सिर्फ इतनी सी ये सेल होती है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपकी जो बैक्टीरिया की सेल भी आती है, तो बैक्टीरिया की सेल का स्ट्रक्चर में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो भाई इसमें सेल सबसे जो 3 लेयर से ये कवर्ड होती है। जो बैक्टीरिया की सेल होती है दोस्तों 3 लेयर से कवर्ड होगी। सबसे जो पहली जो अंदर की लेयर की अगर हम बात करें, सबसे जो अंदर की लेयर होती है दोस्तों ये सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद इसमें कैप्सूल, जो कैप्सूल से ये कवर्ड होता है, कैप्सूल भी इसमें प्रेजेंट होता है। और ये हेयर लाइक आपको ऊपर के जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, हेयर लाइक जो क्या होती है, प्लाई होती है दोस्तों, ये इसको मूवमेंट में यानी चलने में ये मदद करती है। साथ ही इसमें एक फ्लैजेला, हेयर लाइक आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा होगा, इनको हम फ्लैजेला के नाम से जानते हैं। तो ये मोटिलिटी यहाँ पे एक प्रदान करता है, यानी ये इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में ये हेल्प करता है। और सिंपल इसमें भी दोस्तों क्रोमैटिक मटेरियल यहाँ पे बिखरा हुआ रहता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। और ये साइटोप्लाज्म में ही दोस्तों ये क्रोमैटिक मटेरियल यहाँ पे बिखरा हुआ होता है। और एक छोटे छोटे दोस्तों इसमें 70S राइबोसोमल, यहाँ पे 70S टाइप्स के राइबोसोम प्रेजेंट होती है। सिर्फ इतना सा यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। अब ये सारी चीजें दोस्तों अगर हम बात करें, वो आपको
जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगी ये सारी चीजें आपको इसकी मिलेगी, लेकिन ये फ्लैजेला और अगर हम प्लाई की बात करें ये नहीं अपसेट होगी। बाकी अगर बात करें सभी ये इसमें प्रेजेंट होंगे, जो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो प्रेजेंट हैं वो इनमें यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होंगी। अब यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है भाई, यूकैरियोटिक जो सेल होती है इनको भी दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। एक एनिमल सेल्स के एक एनिमल सेल में हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, किसमें, एनिमल सेल में हम डिवाइड करते हैं, और एक प्लांट सेल, ये क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। अब ये प्लांट सेल में दोस्तों क्या प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, तो प्लांट सेल और जो एनिमल सेल होती हैं दोस्तों, जैसे कि इसमें आपका जो न्यूक्लियस था ये पूर्ण रूप से डेवलप नहीं था, इसमें क्रोमैटिक मटेरियल इसमें ही बिखरा हुआ था, और साथ ही दोस्तों जो सेल ऑर्गेनल थे वो भी इसमें एब्सेंट थे, लेकिन ये सेल ऑर्गेनल इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है दोस्तों, राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। राइबोसोम किस टाइप का है, इसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन इसमें 70S टाइप्स का राइबोसोम होता है। अब ये 70S क्या होता है, 80S क्या होता है, हम इसको डिटेल से समझेंगे, इसको अच्छे से यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पे जो एनिमल सेल्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है दोस्तों, एनिमल सेल्स में आपको यहाँ पे सेंटर में आपको न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म में दोस्तों सेल ऑर्गेनल बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, और इसमें सेल जो मेम्ब्रेन होती है दोस्तों, इससे सेल मेम्ब्रेन ये कवर्ड कर रही होती है, तो सेल मेम्ब्रेन इसमें दोस्तों प्रेजेंट होती है, लेकिन जो सेल वॉल होती है एनिमल सेल में दोस्तों यहाँ पे अब्सेंट होती है। क्या होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। वही प्लांट सेल की बात करें तो ये भारी जो लेयर होती है दोस्तों वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, सेल वॉल कहलाती है, कोशिका भित्ति के नाम से हम जानते हैं हिंदी में। सेल वॉल इसमें जो प्लांट सेल होती है इसमें प्रेजेंट होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन भी इसमें प्रेजेंट होती है, और इसमें क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहेगा आपके सेल ऑर्गेनल में, साथ ही एक इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनल इसमें प्रेजेंट होता है जो दोस्तों एनिमल सेल में आपको नहीं दिखाई देगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, आप हरित लवक के नाम से हिंदी में आप जानते हैं, तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होगा दोस्तों वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, लेकिन एनिमल सेल में दोस्तों ये एब्सेंट होगा। साथ ही दोस्तों वैक्यूल, इसमें लार्ज टाइप्स के आपको वैक्यूल देखने को मिलेंगे। वैक्यूल क्या होते हैं, जिनको हम हिंदी में रसधानी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इनकी डिटेल में हम इनको पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हम इतना समझ लेते हैं इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे सेंटर में आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियोलस दोस्तों यहाँ पे केंद्रिका, जिसको हम केंद्रिका के नाम से भी जानते हैं, वो प्रेजेंट होता है, और ये न्यूक्लियस में दोस्तों क्रोमैटिक मटेरियल यहाँ पे बिखरा हुआ रहता है, जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए के अंदर आप देख सकते हैं जीन प्रेजेंट होते हैं, जो कैरेक्टर जो एक सेल से दूसरी सेल में यहाँ पे, यानी जो माता पिता से आप बच्चों में ट्रांसफर होने का काम करते हैं, यानी जीन मैसेज के रूप में यहाँ पे जीन यहाँ पे कैरेक्टर को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, ये बहुत इंपोर्टेंट है, इसके बारे में समझेंगे कि इसकी खोज किसने की थी, साथ ही इसमें इसका फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम क्या होते हैं दोस्तों, सेंट्रोसोम क्या होती है, और गोल्जी बॉडी क्या होती है, साथ ही जो लाइसोसोम क्या होते हैं, और वैक्यूल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी डिटेल से हम समझेंगे। अब दोस्तों इतना तो आपने क्लियर हो गया है कि ये पूर्ण जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होती, यानी इसमें न्यूक्लियस भी एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस भी इनमें पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, और सेल ऑर्गेनल भी दोस्तों इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक के बारे में हमने समझा, और जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं इनमें पूर्ण रूप से इनका न्यूक्लियस डेवलप होता है, ठीक है, और सारे जो सेल ऑर्गेनल रहते हैं वो भी इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहली अगर सेल ऑर्गेनल की हम बात करें दोस्तों, जो जिसको चारों ओर से जो कवर करता है, सेल वॉल के बारे में हम समझेंगे कि सेल वॉल भाई किस में प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो माइकोप्लाज्मा की सेल होती है दो, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये आपको याद रखना है। साथ ही जो बैक्टीरिया होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आता है बैक्टीरिया सेल, तो बैक्टीरिया में क्या हो दोस्तों, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अभी सेल वॉल बैक्टीरिया में दोस्तों किसकी बनी होती है, ये क्वेश्चन बनता है। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है भाई किसकी बनी होती है, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है दोस्तों पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। क्या किसकी बनी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकेन की इसकी सेल वॉल बनी होती है दोस्तों, है ये आपको याद रखना है। यानी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल रहती है वो किसकी बनी होती है दोस्तों,
पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। वहीं अगर हम बात करें एनिमल सेल में, तो भाई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ये आपको याद रखना है। एनिमल सेल में प्लांट जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो अब्सेंट होती है। अब हम बात करेंगे प्लांट सेल की। जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्लांट सेल आती है दोस्तों, तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये किसकी बनी होती है? ये क्वेश्चन बनता है कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है दोस्तों आपका जो सेल्यूलोज। किसकी? सेल्यूलोज। अब ये सेल्यूलोज क्या होता है दोस्तों? सेल्यूलोज एक टाइप्स का कार्बोहाइड्रेट होता है। जो आपने इसके बारे में नहीं देखा, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं वो हम लेक्चर हम पहले से अपलोड कराया है, पूरी डिटेल से हमने एक्सप्लेन भी किया है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को किस किस क्लास में क्लासिफाई करते हैं, पूरी डिटेल से वो आप नेक्स्ट लेक्चर में पहले से अपलोड किया है, वो आप देख सकते हैं। तो ये भाई किसकी बनी होती है? इसकी जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। एक आपने सुना होगा दोस्तों फंगस के बारे में, यानी कवक के बारे में सुना होगा। जो फंजाई होते हैं इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? यानी जो कवक होते हैं उनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है दोस्तों, और उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो उनकी दोस्तों सेल वॉल होती है काइटिन की बनी। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। भाई फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है दोस्तों? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। और जो कवक या फंजाई होते हैं उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है दोस्तों? तो काइटिन की बनी होती है। ये आपको सेल वॉल से यहाँ पे इतने क्वेश्चन यहाँ पे मेमोराइज रखना है, याद रखना है, ये पूछे जाते हैं। और माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है दोस्तों? आप एनिमल सेल में यहाँ पे देख रहे होंगे चारों ओर से जो कवरिंग जो मेम्ब्रेन होती है दोस्तों, उसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और सेल मेम्ब्रेन इसकी जो एनिमल सेल की प्राथमिक जो लेयर होती है, वहीं इसकी सेकेंडरी लेयर होती है। जो प्लांट सेल होता है इसमें भी सेल वॉल दोस्तों प्रेजेंट होती है, और जो अंदर की जो लेयर होती है उनको जो सेकेंडरी प्राथमिक लेयर बोलेंगे, और जो प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है इसको सेकेंडरी लेयर। यानी दोनों में, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है दोस्तों प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और आपका माइक्रोप्लाज्मा में जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आती है, और बैक्टीरिया में भी दोस्तों, इनमें सभी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब इससे क्वेश्चन बनता है भी सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो सेल वॉल मुख्यतः दोस्तों जो आपका कार्बोहाइड्रेट, किसकी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ये तीनों की मिलकर ये बनी होती है दोस्तों सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है दोस्तों? अर्ध पारगम झिल्ली के नाम से हम जानते हैं, यानी इंटर परमिएबल होती है। यानी जो कुछ पदार्थों, यानी जो सेल्स के अंदर, यानी यहाँ पे जो सेल्स को कुछ जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी तो वो सेल्स के अनुरूप यहाँ पे अंदर जा सकते हैं। और सेल से अगर जो मटेरियल कोई रिमूव करना है तो सेल के बाहर भी ये जा सकते हैं। यानी अर्ध पारगम ये झिल्ली होती है दोस्तों, इसके इच्छा के अनुरूप ये सेल्स के अंदर कोई मटेरियल आ सकता है और सेल्स के बाहर जा सकता है। ये इसमें ये गुण होता है इसका। और सेल मेम्ब्रेन के बाद आपको यहाँ पे साइटोप्लाज्म दिखा होगा दोस्तों। ये सेल मेम्ब्रेन के बाद जो आता है वो क्या आता है दोस्तों? साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म आपको ये सेल मेम्ब्रेन से लेके दोस्तों आपका यहाँ तक जो न्यूक्लियस होता है, इस तक एक जेली लाइक या तरल पदार्थ होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और साइटोप्लाज्म दो प्रकार के होते हैं, एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है दोस्तों और एक साइटोप्लाज्म होता है। यानी जो यहाँ पे कोशिका में जो प्रेजेंट होता है दोस्तों सेल के अंदर, यहाँ पे इसको साइटोप्लाज्म के नाम से हम जानते हैं। और जो न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ही पदार्थ प्रेजेंट होता है, गाढ़ा तरल पदार्थ, इसको भी हम किसको? न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सारी जो जैविक क्रियाएं होती हैं दोस्तों, और जो सारी जैविक क्रियाएं कहाँ पे होती हैं? इस साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। और जितने भी जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं इसी साइटोप्लाज्म में ये बिखरे हुए रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आपको याद रखना है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस तक का जो तरल और गाढ़ा पदार्थ होता है उसको हम दोस्तों साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इसमें आपका
दो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दो प्रकार के यहाँ पे नाम से हम इसको जानते हैं। और ये सारी जैविक क्रियाएं होती हैं और सारे जो सेल ऑर्गेनल होते हैं इसी में प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों न्यूक्लियस क्या होता है। अब यहाँ पे आपको सेंटर में दोस्तों, इनमें तो न्यूक्लियस जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, पूर्ण तरह विकसित नहीं होता है। और इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है इनमें बिखरा हुआ रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन दोस्तों जो यूकैरियोटिक सेल्स में, चाहे वो आपकी एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, इनमें दोस्तों न्यूक्लियस पूर्ण रूप से विकसित होता है और इसको हम केंद्रक के नाम से जानते हैं हिंदी में, या न्यूक्लियस कह सकते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर या केंद्रक के अंदर दोस्तों एक छोटा सा पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको केंद्रिका के नाम से हम जानते हैं। और ये दोस्तों इसके जो इसमें क्या जेनेटिक मटेरियल, जो क्रोमैटिक मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है, जिसमें डीएनए प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के अंदर जीन प्रेजेंट होते हैं जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपको न्यूक्लियस के बारे में। और जो रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट थे दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले ये न्यूक्लियस की खोज की थी इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। तो न्यूक्लियस की खोज भाई जो रॉबर्ट ब्राउन नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। और ये हमारी जो सेल होती है दोस्तों, इसका जो ब्रेन कहें हम या मॉनिटर करने का काम होता है दोस्तों इसी न्यूक्लियस का होता है। ये पूरी सेल्स को यहाँ पे कंट्रोल करने का काम किसका रहेगा भाई, ये पूरी सेल्स को कंट्रोल या मॉनिटर करने का काम रहेगा इस न्यूक्लियस का। यानी जो भी क्रिया इस सेल्स के अंदर होंगी, कोई भी वर्क होगा तो उसको कंट्रोल करने का, इसको हम सेल्स का ब्रेन भी कहते हैं। सेल का हम दिमाग, जो कोशिका का दिमाग के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, आप साइटोप्लाज्म क्या हो गया, न्यूक्लियस क्या होगा, ये आपको क्लियर हो गया। अब आपने देखा होगा दोस्तों यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो किसने की थी, ये क्वेश्चन बनता है। साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या यहाँ पे फंक्शन होते हैं, इसका मेन इंपोर्टेंट फंक्शन क्या होता है, ये पूछा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो अल्टमैन नामक एक साइंटिस्ट थे। कौन, अल्टमैन नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की यहाँ पे खोज की थी दोस्तों। और माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों यहाँ पे क्या फंक्शन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में सारी ऑक्सीकरण की जो जितनी भी क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही संपन्न होती है। यानी आपने जो क्रेब्स साइकिल देखी होगी दोस्तों, क्रेब्स साइकिल किसके अंदर होती है, क्रेब्स साइकिल इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पे संपन्न होती है दोस्तों। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे होंगे। इसके जो आंतरिक जो भाग होता है, इसमें इनको आंतरिक जो भाग होते हैं, फिंगर लाइक जो प्रोडक्शन होता है, उनको क्रिस्टी के नाम से हम जानते हैं। ये आपको क्वेश्चन बनता है कि जो आंतरिक जो भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया का फिंगर लाइक, उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। और इसी में दोस्तों सारी जो क्रेब्स साइकिल जो इसी में यहाँ पे कंप्लीट होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और इसी में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यानी एडिनो ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे एटीपी जो एनर्जी हमको मिलती है किसके रूप में मिलती है दोस्तों, एटीपी के रूप में मिलती है एनिमल में। और प्लांट को यहाँ पे एडीपी के रूप में मिलती है, एडिनो डाइफॉस्फेट के रूप में दोस्तों आपको यहाँ पे प्लांट को एनर्जी मिलती है और एटीपी के रूप में एनिमल को एनर्जी मिलती है। तो ये क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एनर्जी का फॉर्मेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए, और सारी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है, इसलिए इसको कोशिका का पावर हाउस के नाम से भी हम जानते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बनता है। तो ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो भाई अल्टमैन नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोज की थी। और इसमें सारी ऑक्सीकरण की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, यानी जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो इसी में एटीपी के रूप में होता है, एनिमल सेल में एडीपी के रूप में होता है, प्लांट सेल में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आपका यहाँ पे राइबोसोम। अब ये राइबोसोम क्या होता है दोस्तों, तो राइबोसोम आपको छोटी छोटी सबसे जो सेल का होता है, सेल का छोटा पार्ट होता है दोस्तों। और जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ईआर, जिसके ईआर के नाम से शॉर्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं, तो ईआर में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनके ऊपर ये छोटे छोटे दाने के रूप में ये बिखरा होता है, इस कारण से ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम क्या होते हैं और राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत यहाँ पे पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटीन
फॉर्मेशन करना होता है। क्या होता है? प्रोटीन का जो फॉर्मेशन करने का काम किसका होता है दोस्तों? राइबोसोम का होता है। अब राइबोसोम आपका इसमें भी प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी, प्लांट सेल में भी, ठीक है। और लेकिन आपको एक डिफरेंस यहाँ पे आता है कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यानी एनिमल सेल, प्लांट सेल में 80S टाइप्स का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इनमें दोस्तों 70S टाइप्स का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे एस वर्ड आपने बहुत सुना होगा। एस वर्ड का मींस क्या होता है दोस्तों? 80S या 70S। तो एस जो एस शब्द का जो फॉर्मेशन जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इसका फुल फॉर्म होता है। क्या? कोफिशिएंट। ये आपको याद रखना है। तो ये एस शब्द का यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, छोटी छोटी ये क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको मेमोराइज रखना है, ठीक है। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगी उसमें 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उनमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इतना याद रखना है। और राइबोसोम यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, इसके अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको प्रोटीन की जो फैक्ट्री के नाम से भी हम राइबोसोम को जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि जो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं दोस्तों? तो वो राइबोसोम्स को कहते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम के बाद आपको सेंट्रोसोम यहाँ पे दिख रहा होगा, सेल ऑर्गेनेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगा। लेकिन जो एनिमल सेल्स में तो दोस्तों सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगा, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होगा। अब ये सेंट्रोसोम क्या होता है भाई? सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, ये आता है। तो सेंट्रोसोम की जो खोज की थी दोस्तों, बोवेरी नामक एक साइंटिस्ट थे। कौन? बोवेरी नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेंट्रोसोम की खोज की थी, ठीक है। अब सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या होता है? तो सेंट्रोसोम का जो मेन फंक्शन होता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन यानी एक सेल से दो सेल बनने का काम ये कौन करता है? सेंट्रोसोम फंक्शन कराने का काम करता है। तो सेंट्रोसोम का मेन जो फंक्शन क्या होता है दोस्तों? कोशिका विभाजन करना। अब कोशिका विभाजन से एक क्वेश्चन बनता है कि जो सेंट्रोसोम होती है, जो आपकी जो नर्व सेल होती है, यानी जो ब्रेन की जो सेल होती है, नर्व सेल यानी कोशिका नर्व सेल में, ये सेंट्रोसोम दोस्तों एब्सेंट होते हैं। यानी जब भी अगर ब्रेन में, सर में अगर कहीं चोट आ जाती है तो सेल डिवीजन नहीं हो पाता। वहीं अगर हम लीवर सेल की बात करें, ये लीवर सेल में जो सेंट्रोसोम होते हैं बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो लीवर सेल जल्दी से यहाँ पे सेल डिवीजन कर लेता है, और जब भी कोई लीवर के अंदर कोई चोट आती है तो जल्दी से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम ब्रेन की बात करें तो जो नर्व सेल होती है, नर्व सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है दोस्तों, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, जिस कारण से अगर सिर में, दिमाग में अगर कहीं चोट लग जाती है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है, और ठीक है, क्योंकि उसका सेल डिवीजन नहीं हो पाता, सेल रिपेयर नहीं हो पाता, ठीक है। इतना आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सेंट्रोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है? कोशिका विभाजन करना। अब आप ये क्वेश्चन बनेगा भाई, जो आपने अभी सर बोला कि प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं, तो उसमें भी कोशिका विभाजन होता है। इसका कोशिका विभाजन किससे होगा? तो इसमें जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में क्या होता है दोस्तों? प्लांट सेल में जो कोशिका विभाजन होता है उसको सेल प्लेट होती है, सेल प्लेट इसमें प्रेजेंट होती हैं। सेल प्लेट से ही कोशिका इसमें विभाजन होता है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों? सेल प्लेट प्रेजेंट होती है, इनमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन करने का काम करता है, सेल डिवीजन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। और ये सेल डिवीजन, इनमें सेल डिवीजन का वर्क इनमें कौन करता है? तो सेल प्लेट इसमें प्रेजेंट होती है, जो सेल डिवीजन वो प्लांट सेल में कराती हैं, ठीक है। तो आपको सेंट्रोसोम यहाँ पे क्लियर हुआ दोस्तों, सेंट्रोसोम क्या होता है। अब आपने दोस्तों यहाँ पे गोल्जी बॉडी यहाँ पे सुना होगा, यहाँ पे गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी क्या होती है दोस्तों? तो ये गोल्जी बॉडी की जो खोज की थी कैमिलो गोल्जी नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज की थी दोस्तों, ठीक है, इतना याद रखना है। और इनका फंक्शन क्या होता है? तो इनका फंक्शन होता है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन में, यानी एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई पदार्थ भेजना है तो वो भेजने का काम कौन करेगा भाई? इसमें गोल्जी बॉडी कराएगा। ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। कोई कार्बोहाइड्रेट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, प्रोटीन अगर एक जगह से दूसरी जगह सेल में पहुंचाना है, तो वो भेजने का काम गोल्जी बॉडी करेगा, ठीक है। एक आपने और सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे आता है, कौन सा दोस्तों? लाइसोसोम। एक लाइसोसोम होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें लाइसोसोम में क्या होता है? लाइसोसोमल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
जिसको आत्महत्या की थैली के नाम से भी हम जानते हैं, आपने सुना होगा, सुसाइड बॉम्ब के नाम से या एटम बॉम्ब के नाम से आप इसको नाम से जान सकते हैं। लाइसोसोम में एक जल अपघटक एंजाइम दोस्तों पाए जाते हैं। जब भी हमारी सेल्स में कोई सेल डेड हो जाती है, यानी सेल ऑर्गेनल अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता है, सेल डेड हो जाती है, तो उसको जो अगर खराब पदार्थ होगा भाई तो और पड़ा रहेगा तो और यहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे लाइसोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है कि जब भी कोई हमारी सेल्स के अंदर कोई डेड सेल हो जाती है तो उसको मारने का काम यानी नष्ट करने का काम यही लाइसोसोम करता है। इसमें लाइसोसोमल यानी जल अपघटक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का यहाँ पे मेन फंक्शन क्या होता है, ये खराब जो ऑर्गन हो गए हैं, जी ऑर्गेनल हो गए हैं या फिर सेल्स अगर कोई डेड हो गई है तो उसको नष्ट करने का काम किसका रहता है भाई, लाइसोसोम का रहता है। तो लाइसोसोम आपको यहाँ पे क्लियर हुआ लाइसोसोम क्या होता है। ठीक है, अब आता है एक वैक्यूल। वैक्यूल से बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। वैक्यूल आपको इतना याद रखना है, जो एनिमल सेल होती हैं, एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं और जो प्लांट सेल होती है इसमें बड़े बड़े टाइप्स के वैक्यूल होते हैं। अब वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या होता है, हमारी सेल्स में अगर हम बात करें 80 से 80% या 70% क्या होता है, ये जल की बनी होती हैं। जो सेल होती है क्या वाटर की बनी होती है। तो जो वाटर यहाँ पे जल संगठित करने का काम, जल को एकत्र करने का काम भाई इनका होता है वैक्यूल का। अब एनिमल में तो कम वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, वहीं प्लांट में क्या ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो इनमें क्या बड़े वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल के इसमें कैसे होंगे, प्लांट सेल में बड़े बड़े वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो जल को एकत्र करने का संग्रहित करने का काम करते हैं। जब भी सेल्स को वाटर की जरूरत होती है तो इन्हीं वैक्यूल से वो यहाँ पे सिग्नल भेजता है, तो ये वैक्यूल में जो प्रेजेंट वाटर होता है वो सेल को प्रोवाइड करा देता है। तो आपको याद रखना है वैक्यूल का यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, जल को संग्रहित करने का, एकत्रित करने का काम वैक्यूल का रहता है। तो उसमें एक डिफरेंस आपको याद रखना है कि जो एनिमल सेल रहेंगी, एनिमल सेल्स में दोस्तों छोटे वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं और जो प्लांट सेल रहती है इनमें बड़े टाइप्स के वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। एक आपने ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे सेल ऑर्गेनल के नाम से आप देखा होगा। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम किसे कहते हैं, जिनमें दोस्तों राइबोसोम प्रेजेंट होगा। ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं दाने दाने, इनमें राइबोसोम जो प्रेजेंट होता है वो कैसे होते हैं दोस्तों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। और इनमें प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा दोस्तों, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करते हैं। और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी जिसमें राइबोसोम एब्सेंट रहता है, उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फंक्शन होता है दोस्तों। क्या फंक्शन होता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक जो स्मूथ यहाँ पे एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनमें राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, इसमें राइबोसोम एब्सेंट होंगे, जिनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनमें क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का फॉर्मेशन इनमें ही होता है, इनके द्वारा होता है दोस्तों। किसमें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, आपका कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन भी होगा और आपका दोस्तों जो लिपिड जो फैट होता है, लिपिड का फॉर्मेशन और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा दोस्तों। और इनमें किसमें ये प्रेजेंट होंगे सारे सेल। देखो अगर हम बात करें प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में अगर डिफरेंस की बात करें तो आपको जो डिफरेंस याद रखना है कि जो एनिमल सेल होते हैं दोस्तों, एक यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे जो होता है इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक सबसे पहले तो जो फंक्शन है हमने क्या देखा था, सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। तो सेल वॉल भैया एनिमल सेल में एब्सेंट होंगी। ठीक है, ये आपको डिफरेंस में याद रखना है कि सेल वॉल एनिमल सेल में यहाँ पे एब्सेंट होती है, जो प्लांट सेल होती है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। और इनमें जो वैक्यूल होती है दोस्तों, वैक्यूल की अगर हम बात करें तो वैक्यूल इनमें छोटे होते हैं एनिमल सेल में, और इनमें बड़े टाइप्स के वैक्यूल होते हैं प्लांट सेल में। और जो क्लोरोप्लास्ट यानी
क्लोरोप्लास्ट क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन करने में काम करता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में आपको दो प्रकार के आ जाएंगे, तीन प्रकार के क्लोरोप्लास्ट में आ जाएंगे। क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लावक और अवर्णी लावक और हरित लावक। कौन कौन से लावक होते हैं, एक हरित लावक होता है दोस्तों, एक वर्णी लावक होता है और एक अवर्णी लावक होता है। अब जो हरित लावक होता है ये प्रकाश के संश्लेषण में हेल्प करता है। क्या, जो हरित लावक होगा या जिसको क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी हम जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या होगा, ये भोजन को बनाने में ये हेल्प करता है। पेड़ पौधों में सूर्य जो प्रकाश का संश्लेषण करने का काम किसका रहता है, क्लोरोप्लास्ट का रहता है। और एक होता है वर्णी लावक। वर्णी लावक यानी जो भोजन यहाँ पे बन गया है उसको संरक्षित इकट्ठा करने का काम कौन करता है, वर्णी लावक करता है। और एक होता है अवर्णी लावक। ठीक है, एक क्या होता है, अवर्णी लावक होता है जो उनको भेजने का, जहां भी सेल्स को रिक्वायरमेंट रहेगी उसको भेजने का, भोजन भेजने का काम अवर्णी लावक कराएगा। तो ये तीन प्रकार के यहाँ पे आपको याद रखना, हरित लावक यहाँ पे हरित लावक, अवर्णी लावक और वर्णी लावक, ये तीन प्रकार के लावक प्रेजेंट होते हैं। प्लास्ट जिसको हम कहते हैं, देखिए क्लोरोप्लास्ट, प्लास्ट के नाम से क्लोरोप्लास्ट कौन कौन से होते हैं, क्लोरोप्लास्ट तो तीन प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो जो भाई प्लांट सेल होती है उनमें क्लोरोप्लास्ट क्या अब्सेंट, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होगा। इतने ये डिफरेंस होते हैं। और बाकी सभी जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो प्रेजेंट होंगे प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में। सिर्फ जो डिफरेंस होता है वो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे एनिमल सेल में अब्सेंट होगा, आपका छोटे वैक्यूल इसमें प्रेजेंट होंगे, प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल होंगे, और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी और सेल वॉल इसमें क्या दोस्तों एब्सेंट रहेगी। तो ये डिफरेंस के बारे में आप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो इनके जो मेन फंक्शन होते हैं और सेल ऑर्गेनल के, ये आपको याद रखना था। आज का जो लेक्चर में दोस्तों इतना ही था। स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की वो आपको जो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।